अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो आइसोमरिज्म है। ठीक है, आइसोमरिज्म का जो पहले कंसेप्ट और डेफिनेशन देख लें। ये आपके पास है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो कंपाउंड्स जिनका मोलेकुलर फार्मूला आपके पास सेम होगा, यानी कि नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स, एक मोलेक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम होंगे। अगर 6 कार्बन इधर हैं तो 6 उधर होंगे, 6 हाइड्रोजन इधर हैं तो 6 ही दूसरे कंपाउंड में होंगे, 1 ऑक्सीजन है तो उसमें भी 1 ही ऑक्सीजन होगा। लेकिन जो है आपके पास जो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। ठीक है, और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आइसोमरिज्म जो है ये ISM जो आता है इनमें बच्चे ये फिनोमेना के लिए होता है, प्रोसेस के लिए। ठीक है, और जो आइसोमर्स हैं वो उन दो कंपाउंड्स को कहेंगे जो आपस में जो है वो आइसोमर्स हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मरिज्म का मतलब होता है आपके पास स्ट्रक्चर कह लें। ठीक है, हैविंग सेम आपके पास मोलेकुलर फार्मूला के सेंस में है ये कि हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला। अच्छा, स्ट्रक्चरल और उनकी दूसरी बात है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज़ आर सेड टू बी आइसोमर्स। दूसरी बात कि जो आइसोमर्स हैं, दो कंपाउंड्स जो आपस में आइसोमर्स हैं बेटा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिफरेंट होंगी। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़? इसमें ज़्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। ठीक है, दोनों का आपके पास, आपने पढ़ा हुआ होगा शुगर्स के बारे में। ठीक है, ग्लूकोज शुगर और एल्डो शुगर पढ़ा होगा। ठीक है, बायोलॉजी में भी शायद पढ़ा हो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। दो तरह की शुगर्स आपने मोस्टली पढ़ी हैं, इंसानों में भी होती हैं और बाकी एनिमल्स में भी होती हैं। तो बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं, अगर दोनों के मोलेकुलर फार्मूला देखेंगे तो दोनों आपको सेम लगेंगे। ठीक है, इनके मोलेकुलर फार्मूला क्या है? आपस में एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों का डिफरेंट है। ग्लूकोज हमारे पास जो है ये कीटोनिक शुगर होती है और जो फ्रक्टोज है वो एल्डिहाइडिक शुगर होती है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो आइसोमरिज्म का जो स्टार्ट होती है जिस कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन्स में, वो है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन के हमारे पास, उससे पहले जो है ना हमारे पास जो मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है, उनके आइसोमर्स नहीं होते। ठीक है, आइसोमर्स उनके इसलिए नहीं होते क्योंकि 2 या 3 या 1 कार्बन का सिवाय उस एक तरह से अरेंज होने के उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती। लेकिन ब्यूटेन में आके 4 कार्बन हो जाती हैं और अब 4 कार्बन्स के पास जो है वो 2 तरीके होते हैं अरेंज होने के। या तो वो स्ट्रेट चेन में अरेंज हो जाएं, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, या फिर वो अरेंज हो जाएं इस तरह से कि एक CH3 यहाँ से ब्रेक होके यहाँ मिडिल कार्बन पर लग जाए। समझ आई बात की? तो ये आपके पास जो है वो, इसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। उस दिन आप शायद एक क्वेश्चन भी कर रहे थे कि मैम इसे 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास अगर इसको कार्बन को पेरेंट चेन लेंगे तो फिर 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन चेन को हम प्रोपेन कहते हैं। और क्योंकि इस 3 कार्बन चेन की सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसे 2 मिथाइल प्रोपेन कहेंगे। और अगर आप ब्यूटेन की सेंस में देखें तो ओवरऑल ये 4 कार्बन हैं और इसे हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटेन का ही आइसोमर है। बात समझ में आ गई? इसलिए आप उस दिन पूछ रहे थे कि आइसोब्यूटेन क्यों लिखा है या 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों लिखा है। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आइसोमर्स हैं। अब बेटा यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि हमारे पास जो सिंपल हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके 2 या 3 या इतने स्ट्रक्चरल आपके पास जो है वो आइसोमर्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, बात समझ में आ रही? जैसे जैसे कार्बन, लाइक 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 10 कार्बन, 20 30 40, तो इतनी कार्बन जब आपके पास लगती जाती हैं आपके कंपाउंड में तो उनके आइसोमर्स भी क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। क्योंकि अब आपके पास चांसेस, देखिए अब आपके पास बहुत सारे जो है वो वे हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 के बजाय ये 7 कार्बन की चेन होती 4 के बजाय, ठीक है, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो पॉसिबिलिटी होती कि एक कार्बन पे फिर दूसरी कार्बन पे मिथाइल ग्रुप होता, फिर एक के बजाय 2-3 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे, बहुत सारे चांसेस थे। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने आपको एंड में बताया भी हुआ है कि जैसे आइसोमरिज्म इज़ नॉट ओनली पॉसिबल बट कॉमन इफ द कंपाउंड कंटेन मोर देन 3 कार्बन्स। तो जो आपके पास ब्यूटेन है इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। पेंटेन के केस में जाके 5 कार्बन यानी कि जो कंपाउंड है उसके 3 आइसोमर्स होते हैं। और जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है यहाँ तक कि जब C30 यानी 30 कार्बन का कंपाउंड होगा तो बेटा उसके 4 बिलियन आइसोमर्स होते हैं। और बिलियन कितना होता है अगर आपको पता है तो बच्चे जो है आपके पास 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन के अंदर 10 जो है वो मिलियन होते हैं। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि 1 खरब, ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो बिलियन के इक्वल होता है।
अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म की टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं। शॉर्ट में कोई इनमें से अलग-अलग भी आपसे पूछा जा सकता है, और लॉन्ग में ये ओवरऑल क्वेश्चन बहुत हॉट फेवरेट है, ठीक है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आ जाता है, कभी कभी सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ जाते हैं, ठीक है, और कभी इसके। तो बेसिक जो बच्चे टाइप्स हैं आइसोमरिज्म की वो दो हैं, ठीक है। ये आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हैं, एक है जी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। दो टाइप्स हैं, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिक। अब पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को स्टडी करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नाम से ही जाहिर है यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये आपके पास है जी The structural isomerism arises due to the difference in the arrangement of atoms within the molecule, ठीक है। तो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से, डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहते हैं। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो हैं ये 5 मज़ीद सब कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है। यानी यूँ समझ लें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की मज़ीद 5 आगे टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? पहली है जी चेन आइसोमरिज्म, फिर है पोजीशन आइसोमरिज्म, फिर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फिर मेटामरिज्म, और फिर उसके बाद आपके पास टॉटोमरिज्म, ठीक है। तो जो सबसे पहले है चेन आइसोमरिज्म। अब इनके नाम से ये बहुत आसान है, ठीक है। इनको अपने लिए जो है वो आपने आसान ही बना के रखना है, कहीं ये नहीं करना कि जी ये इसमें क्या है और इसमें क्या है। जैसे जैसे नाम है ना, इनके नाम से ही आपको पता चलता जाएगा कि इस फिनोमेना में या इन आइसोमर्स में जो है वो क्या होगा। तो बेटा चेन आइसोमरिज्म क्या होती है? ये तब होती है जब आपके पास चेन का डिफरेंस हो, ठीक है। कंपाउंड का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन चेन डिफरेंट हो। अब ये कैसे हो सकता है? ये जो पहली एग्जांपल थी आइसोब्यूटेन वाली और ब्यूटेन वाली, बेटा कार्बन का नंबर काउंट करें 4 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर काउंट करें 10 है। तो आइसोब्यूटेन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, 3 3 3 9, और एक आपके पास जो है वो 10 आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फ़र्क है सिर्फ चेन में। और चेन मैंने आपको टाइप्स ऑफ पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाई थी, उसके अंदर जो चेन था, ओपन चेन कंपाउंड्स थे, वो किस में डिवाइडेड थे? स्ट्रेट चेन में और ब्रांच चेन में, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन है, सिर्फ ये फ़र्क है। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन की सिर्फ नेचर का डिफरेंस है। जैसे कि पेंटेन में देखें, आपके पास 5 कार्बन कंपाउंड है, ये स्ट्रेट चेन है और ये दोनों आगे इसी के ब्रांच चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है। आइसोपेंटेन में एक पे हमने लगा दिया मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और नियोपेंटेन क्या होता है? जब आपके पास जो है वो इस तरह से 3 कार्बन हो और सेंटर कार्बन पे जो है वो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों। तो ये भी आप उस दिन मुझसे पूछ रहे थे कि मैम 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन क्यों कहा है इसको, या नियोपेंटेन क्यों कहा हुआ है इसको? तो बेटा ये नियोपेंटेन है, आइसोमर है एनपेंटेन का। और अगर आप इसको आईयूपैक नेमिंग के लिहाज से देखें तो फिर ये यूं ही बनता है कि 1 2 3 और सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, सॉरी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है जी पोजीशन आइसोमरिज्म की। चेन आइसोमरिज्म, चेन का डिफरेंस, ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन चेन का डिफरेंस है। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है जी? पोजीशन का। अब जब पोजीशन का वर्ड आता है तो बेटा पोजीशन किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। पीछे बढ़ के आए हैं ना फंक्शनल ग्रुप्स, बहुत सारी जो है टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप हैं। हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बेस पे भी आइसोमरिज्म अराइज हो सकती है, यानी कि एक जो आइसोमर है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक पोजीशन पर लगा हुआ है और उसके दूसरे आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप दूसरी पोजीशन पर लगा हुआ है। तो अब आपको पता है मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आएगा? जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन का। बहुत इजी है ये, ठीक है। तो इसमें है दिस डिफरेंसेस अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन कार्बन चेन। यहाँ फंक्शनल, एक बार याद रखें, फंक्शनल ग्रुप होता सेम है। लाइक अगर अल्कोहल है, हाइड्रोक्सल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप ही दोनों के केसेस में फंक्शनल ग्रुप होगा, दोनों आइसोमर्स में, लेकिन हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन का फ़र्क होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जैसे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, हेलोजन हमने पढ़े थे ना, वो भी फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हेलोजन, और कौन सा हेलोजन? क्लोरीन जो है वो लगा हुआ है। तो दिस इज़ 1 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर पहली कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहाँ पर लगा हुआ है? फर्स्ट कार्बन पर। और ये क्या है? ये 2 क्लोरोप्रोपेन है, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर जो है वो क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। तो बेटा ये आपस में क्या है? ये भी क्या है? जो है आइसोमर्स हैं। और कौन से आइसोमर्स हैं? क्योंकि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का फ़र्क है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ सेकंड पर, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर्स हैं।
ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम रिमेन्स द सेम, बाकी कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो सेम रहती है। मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, चाहे निकाल के देख लीजिएगा, कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर और क्लोरीन का नंबर दोनों में सेम है। फिर आ जाता है जी सेकंड, इसकी एग्जांपल है ब्यूटीन की। ब्यूटीन हमारे पास अल्कीन है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले कंपाउंड। यहाँ पर पहली कार्बन के साथ आपके पास जो है वो पहली कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास सेकंड कार्बन, यानी कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन का फ़र्क है, दैट इज़ वाई दिस इज़ पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आ जाता है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में अब क्योंकि नाम ही फंक्शनल ग्रुप है बेटा, यहाँ पर मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होगा, ठीक है। दोनों कंपाउंड्स में या दोनों आइसोमर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। मोलेकुलर फॉर्मूला लेकिन सेम होगा, ठीक है। द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलेकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप से डिफरेंट है यहाँ पे, आर सेट टू एग्जिबिट फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। जैसे कि इसकी एग्जांपल में देखें, हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, C2, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं C2H6O। और इसी तरह इस कंपाउंड में देखें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि मोलेकुलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर वो इस तरह से अरेंज हैं कि आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप बन रहा है। याद है हमने पीछे पढ़ा था ROR या COC ग्रुप जो था, ठीक है। देख लीजिएगा फंक्शनल ग्रुप के टेबल में से, ये आपके पास जो है वो ईथर है। तो कौन सा ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों साइड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। लेकिन उतने ही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हम एक और कंपाउंड भी बना सकते हैं, और वो कौन सा है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुना हुआ है, CH3CH2OH। अब हाइड्रोक्स कहाँ पर आपके पास अल्कोहल और कहाँ पर ईथर, दोनों टोटली डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं लेकिन मोलेकुलर फॉर्मूला सेम है। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक हो गया। चलें, ये 3 टाइप्स हो गई। उसके बाद हमारे पास 4th टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की, दैट इज़ मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म या मेटा का वर्ड शायद आपने बायोलॉजी में भी सुना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर मेटा का बेटा जो मतलब होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें जो है क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर आपके पास कार्बन की चेन की लेंथ का फ़र्क है, ठीक है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप जो है आपके पास लगा हुआ है दरमियान में, और दोनों साइड पर अब एक तरफ कार्बन की चेन ज़्यादा हो सकती है, दूसरी तरफ कम हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। इस तरह के डिफरेंस से जो आइसोमर्स बनते हैं उन्हें हम मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। सो दोबारा पढ़ देती हूँ, दिस इज अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हाँ जी, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो है अक्सर स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते होते हैं, अगर उनसे कहा जाए जी चेन आइसोमरिज्म बताएं तो उसकी एग्जाम्पल में ये लिख देंगे एन पेंटेन। बेटा ये गलत है, आपने आइसोमर तो बताया ही नहीं। एन पेंटेन तो एन पेंटेन ही है, इसका आइसोमर किधर है फिर, ठीक है। तो ये सारे बनाने होते हैं, ये दोनों भी जो है, ये जब तक नहीं बनाएंगे तो आइसोमर का तो आपने कुछ भी नहीं बताया। इसी तरह पोजीशन आइसोमर के पूछें तो जी पोजीशन आइसोमर में 1 क्लोरोप्रोपेन बना देते हैं। भाई 1 क्लोरोप्रोपेन एक कंपाउंड है, उसका आइसोमर जब तक नहीं बनाएंगे तो पोजीशन आइसोमरिज्म कहाँ से जो है वो, ये मिस्टेक ना कीजिएगा, आपकी पिछली क्लास में भी ये बहुत मिस्टेक की हुई थी, ठीक है। तो ये इसी तरह मेटामरिज्म में अब जब तक आप 2 कंपाउंड नहीं बनाएंगे ना विद सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, आपने आइसोमरिज्म को जो है वो समझा ही नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो आपके पास ये लाजमी है कि जब आपसे लॉन्ग या शॉर्ट जिसमें भी क्वेश्चन में आए, आपसे एग्जांपल जब आपने देनी है तो दोनों आइसोमर्स की देंगे, तब आपके पास जो है वो समझ लें इसका हक अदा होगा, वरना नहीं होगा। आप पूरा चाहे इसका टॉपिक भी लिख दें, अगर एग्जाम्पल्स नहीं ठीक देंगे तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, सच कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। हाँ जी, एक बात, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में भी आपने देखा था कि बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया था, लेकिन मेटामरिज्म में जो आपके पास मेटामर्स होते हैं आपस में, ये एग्जैक्टली सेम होमोलोगस सीरीज के होते हैं। होमोलोगस सीरीज मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप्स के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है जी डाई इथाइल ईथर, जैसे ऊपर डाई मिथाइल ईथर था बिल्कुल वैसे, अगर दोनों साइड्स पर आपके पास इथाइल ग्रुप लग जाए तो फिर ये क्या होगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। अब यहाँ पर 4 कार्बन है, ठीक है, और आपके पास 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये भी ईथर ही है,
कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इथर ही है, ठीक है। CH3O CH2 CH2 CH3, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक तरफ कार्बन की लेंथ जो है फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पर कार्बन की लेंथ कम है कार्बन चेन की, यानी एक ही कार्बन है यहाँ पर, और दूसरी तरफ जो है वो कार्बन चेन की लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो हो गई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपके पास, इसको हम कहते हैं मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, क्योंकि एक साइड पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पर एन प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये आपके पास हो गया, ठीक है। दोनों का जो है वो आपके पास मोलेकुलर फॉर्मूला क्या है, C5H10O, ठीक है। ये कीटोनिक कंपाउंड है आपके पास, ओके। उसके बाद आपके पास ये जो एग्जांपल है ये याद रखें, ये ईथर्स की है, ठीक है। कीटोनिक कंपाउंड्स हो, अब कीटोन का फॉर्मूला पीछे हमने पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता था, RC+O R, ये थे ना कीटोन्स, ठीक है। अब इसी कार्बोनाइल ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप को आप समझें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब इसकी दोनों साइड पर कार्बन की चेन का डिफरेंस, कार्बन की चेन लेंथ का डिफरेंस जो है वो आएगा, तो हमारे पास क्या बनेंगे, हमारे पास पेंटामर्स बन जाएंगे। ये हमारे पास जी है डाई इथाइल कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पर इथाइल ग्रुप हैं, तो दिस इज डाई इथाइल कीटोन, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ईथर का पढ़ा है हमने। और ये क्या हो जाएगा, ये मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन हो जाएगा। फर्क यहाँ पे है, वहाँ ईथर था और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, बस, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, उसके बाद है जी टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग सा जो है वो फिनोमेना है। अब इसके अंदर बेटा फंक्शनल जो आपके पास चेंज आता है ना, वो सेम मोलेक्यूल में आता है। मेरी बात गौर से सुने कि ये सेम मोलेक्यूल में आता है, दो डिफरेंट मोलेक्यूल्स नहीं होते, एक ही मोलेक्यूल होता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क सिर्फ ये आता है कि सेम मोलेक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है, जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं, उसकी पोजीशन का फ़र्क है, ठीक है। मोलेक्यूल सेम है लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन की जो पोजीशन है उसका फ़र्क है। आपने बायोलॉजी में भी अमाइनो एसिड्स पढ़े होंगे, ठीक है, और मैट्रिक में शायद केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए होंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आपके पास क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हैं पहली बार, ठीक है, उनसे मिलकर प्रोटीन्स बनते होते हैं। तो आपके पास उसका जो बेसिक फार्मूला है अमाइनो एसिड्स का वो ये होता है, एक साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, एक जो है वो आपके पास अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप लगा होता है, और एक आपके पास जो है वो R ग्रुप, R कुछ भी हो सकता है, और एक तरफ हाइड्रोजन। इस R की बेस पर आप अमाइनो एसिड को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वेलाइन है, एनिलीन है, या फिर ग्लाइसिन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो R अगर चेंज होगा तो आपके पास ये भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है बेटा, अगर कंडीशंस इस तरह की हों इस मोलेक्यूल के आसपास, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से इसको छोड़कर इसको यहाँ से इधर आ जाता है, ठीक है, इस अमाइन ग्रुप के पास, ठीक है। ये एसिड है, ये बेस है। आपको पता है एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब इसके रिजल्ट में ये देखें, यहाँ पर डबल एरो लगा हुआ है। डबल एरो का मतलब होता है कि आपके पास दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, COO नेगेटिव, और यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो गया है तो NH3 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक हो गया। अब बेटा यहाँ पर सारे आप काउंट करें तो किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं आया, जो मोलेकुलर फॉर्मूला इसका था वही मोलेकुलर फॉर्मूला एग्जैक्टली इसका है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। बेटा अगर सेम मोलेक्यूल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो तो आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन अमाउंट विल कैंसिल ईच अदर, तो आपके पास ओवरऑल ये मोलेक्यूल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो अब देखिए मोलेक्यूल सेम है लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन का डिफरेंस है इसलिए आपके पास जो है वो ये अलहदा आइसोमर आपके पास है, और ये आपके पास एक इस जैसे जो आइसोमर्स होते हैं इन्हें टॉटोमर्स कहते हैं, ठीक है। और इस फिनोमेना को टॉटोमरिज्म कहते हैं। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन एटम टू द अदर इन द सेम मोलेक्यूल। ये याद रखिएगा कि आपने लिखना है वहाँ पर सेम मोलेक्यूल के अंदर, ठीक है। एक मोलेक्यूल से दूसरे मोलेक्यूल में नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर एक और मोलेक्यूल बनाया और उसके अमोनिया को जो है वो ट्रांसफ़र किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास आयनिक फॉर्म में जो ये कंपाउंड बना हुआ है इसको कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक हो गया। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके पास ज्विटर आयन। अब बेटा ज्विटर आयन क्या होता है, ऐसा मोलेक्यूल जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन हो, को एग्जिस्ट करें, ठीक है। आप को एग्जिस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। को एग्जिस्ट का मतलब होता है एक साथ एग्जिस्ट करना, ठीक है। द मोलेक्यूल इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स को एग्जिस्ट आर कॉल्ड ज्विटर आयन्स, ठीक है। को एग्जिस्ट आपके पास ये लिख रही हूँ यहाँ पे। अच्छा,
ये बात होगी आपके पास। चलें अब नेक्स्ट आपके पास बचे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, लेकिन मैं आपको जो है वो आज इतना ही करवा रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको एग्जांपल एक्सरसाइज में से कुछ करवा देती हूँ। ये है बहुत छोटा, बहुत इजी, लेकिन वीडियो का जो है वो टाइम कम है और इसलिए मुझे इतना ही जो है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बेटा आपने फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल क्वेश्चंस ये करने हैं, ठीक है। आपने कल ये करके इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। दूसरा आपने क्वेश्चन करना है जी, यहाँ पर ये बाकी आपने किए हुए हैं स्ट्रक्चरल फार्मूलाज ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ये तो पीछे भी आइसोमरिज्म में ही हो गया, ठीक है। ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये करने हैं आपने। और उसके बाद हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 करना है, ठीक है। इसमें यह करना है कि आपने बॉन्ड्स और शेप्स बतानी है इन डिफरेंट मोलेक्यूल्स की यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। तो अगर आपको ये पता है कि कौन से कंपाउंड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो आप मोलेक्यूल्स की शेप्स भी बता सकते हैं और उनमें बॉन्डिंग भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 14 ये करना है, ट्रू ऑब्जेक्टिव करना है एक्सरसाइज का, और ये पिछला आपने टॉपिक करना है, ठीक है। और आपने मुझे बेटा टेस्ट देना है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का टेस्ट आपने मुझे डिस्कस करके बताना है कि ये एक टॉपिक हमारा रह गया, ये कंप्लीट करने के बाद कि आपने हाफ चैप्टर का टेस्ट देना है। अगर आपने हाफ चैप्टर का टेस्ट देना है तो ठीक है, वो दे दें। फुल का देना है तो भी मुझे बता दें, आप कह रहे हैं आपको समझ आ गई है तो फिर आप मुझे फुल का दे दीजिएगा। और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन का अलग और लॉन्ग क्वेश्चन का अलग देना चाह रहे हैं तो वो भी मुझे बता दें। मैं आपको वैसे ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है इकट्ठा ही जो है वो टेस्ट दे दें वैसे, या फिर अगर आपने हाफ भी करना हो तो फिर हाइब्रिडाइजेशन तक आप कर लें, ठीक है। तो मुझे डिस्कस करके खैर बता दीजिएगा जो आपको जो है वो ठीक लगे, लेकिन इसका टेस्ट आपने मुझे इनकमिंग जो है वो 2 to 3 डेज़ में देना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।